तो डिफ्रैक्शन का इस तरह का प्रॉब्लम मिलेगा बेटा आपको, ठीक है। तो ये इंटेंसिटी का प्लॉट है जो मैंने आपको बताया, जो अभी देखा जस्ट हमने कि सेंट्रल मैक्सिमा पर इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, सेंट्रल मैक्सिमा पर विड्थ भी सबसे ज्यादा है, ठीक है। सेंट्रल मैक्सिमा पर इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, बाकी ये सब मैक्सिमाज है, बट इन पर इंटेंसिटी जैसे जैसे आप आगे जाते जाते हैं कम होती जाती है, ठीक है। आगे जाके विड्थ सेम रह जाती है, बट आपको तो यही पूछा जाता है कि डिफ्रैक्शन में क्या विड्थ सेम होती है क्या सारी फ्रिंजेस की, तो आंसर नो ही होगा, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा सबसे लार्ज होती है, ठीक है। तो देखो इस क्या मैंने डायग्राम बना रखा है, बोर्ड में ऐसा ही बनना है बेटा, एनसीईआरटी में नहीं है, बट ये स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। जब भी आपको डायग्राम डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन करना होगा बोर्ड में भी, तो भी एनसीईआरटी का कोई डायग्राम हेल्पफुल नहीं, ठीक है। एग्जैक्ट डायग्राम यही है कि आपकी ये वो स्लिट है, एक सिंगल स्लिट, ठीक है। मुझे प्लेन वेव फ्रंट चाहिए था, क्योंकि वही डिफ्रैक्शन मेरे कोर्स में है। मैंने पहले भी बोला होगा आपको, दो तरह का होता है डिफ्रैक्शन, एक होता है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, एक होता है फ्रेजनल डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो हमारे कोर्स में बस यही वाला है, हमारे लिए वो वाला बिल्कुल भी नहीं है, उसकी कहानी एकदम नहीं पता है, ठीक है। हमारे लिए वही वाला है, जबकि लाइट जब यहाँ पर गिरेगी तो कैसा वेव फ्रंट गिरेगा, प्लेन वेव फ्रंट गिरेगा। तो इसलिए सारा अरेंजमेंट है कि आप यहाँ सोर्स रखो फोकस पर, तो आपकी रेस क्या हो जाएंगी, डेफिनेटली पैरेलल हो जाएगी। तो अब ये प्लेन वेव फ्रंट यहाँ पर गिर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से किसी पर्टिकुलर थीटा पर जाने वाली वेव्स को ये लेंस की मदद से यहाँ फोकस कर लेते हैं, ठीक है। अब हर थीटा पर, अलग अलग थीटा पर जाने वाली वेव्स अलग अलग जगह पहुंचेगी, ठीक है। तो हम इस थीटा के भी, उस थीटा की टर्म में देख सकते हैं कि किस थीटा पर जाने वाली जो वेव है, ठीक है ना, इस लाइन से कितने एंगल पर जाने वाली वेव का यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव होगा, कहाँ डिस्ट्रक्टिव होगा, और ये सेंट्रल मैक्सिमा क्या है, ये सब चीजें हमको समझनी है, ठीक है। तो पहले तो आप इसको रट लीजिएगा बिल्कुल, ये लेंस वेंस सब लगाना जरूरी है बेटा इसमें, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर एंगल पर जो चलेंगी उन्हें, नहीं तो कैसे वो करेंगे, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर एंगल पर जो वेव्स चल रही हैं उनको कैसे हम एक पॉइंट पे लाएंगे जिससे उनका यहाँ पर पार्ट डिफरेंस देख पाए, पैटर्न ड्रॉ कर पाए, ठीक है। तो वो सब देखने के लिए हमने ये लेंस यूज करा है आपको। एक पर्टिकुलर एंगल पर जाने वाली वेव को हम पर्टिकुलर पोजीशन पर फोकस कर पाए। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप यूज फॉर स्टडी ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट ए सिंगल स्लिट इज शोन इन द फिगर। Capital H is a source of monochromatic light held at the focus of the lens L1, ठीक है। A parallel beam of light with wavelength WW dash, wavefront WW dash incidents on the slit AB, ठीक है। As width of the slit AB is of the order of wavelength of the light, therefore diffraction occurs when light passes through the slit, ठीक है। तो कब होगा, एज विड्थ आपको लिखना पड़ेगा, एज विड्थ ऑफ द स्लिट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो वेव फिनोमेना आपको देखने को मिलेगा, एंड डिफ्रैक्शन अकर्स, ठीक है। तो यहाँ तक लिख दोगे आप, ठीक है। आपने सेटअप दिखा दिया पूरा। अब आप लिखोगे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के बारे में। ये जो ओ है ना, यहाँ से बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर जो पॉइंट है वही स्क्रीन का सेंटर, वहीं पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होती है। अब क्यों होती है, ठीक है, तो उसको कैसे एक्सप्लेन किया एनसीईआरटी ने, तो आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। फॉर एनी पॉइंट इन द पार्ट सी, ये सब लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि फॉर एनी पार्ट पॉइंट इन द पार्ट सी, मैं यही बोल देता हूँ उसको, ठीक है ना। कि आपने इसके दो पार्ट कर लिए, जो भी आपकी स्लिट थी, दो इक्वल पार्ट कर लिया आपने। एक पार्ट है आपका सी ए और दूसरा पार्ट है आपका सी बी, ठीक है ना। सी ए एंड सी बी आर टू पार्ट्स कर लिए आपने, ठीक है। तो फॉर एनी पॉइंट इन द पार्ट सी ए ऑफ द स्लिट देयर इज सिमेट्रिक पॉइंट, जैसे मान लो यहाँ कोई पॉइंट लिया आप, ठीक है, तो एकदम ये क्लियर है कि आपको उसकी मिरर इमेज, मतलब बिल्कुल यहाँ से उतनी डिस्टेंस पर दूसरा पॉइंट जरूर मिलेगा। बताइए, क्लियर है सबको ये? आइडेंटिकल स्लिट है ना बेटा, तो यहाँ पर कोई पॉइंट लोगे उसका कॉरेस्पॉन्डिंग आइडेंटिकल पॉइंट यहाँ पर जरूर मिलेगा, ठीक है। यस सर। हाँ, तो फॉर एनी पॉइंट इन द पार्ट सी ए ऑफ द स्लिट देयर इज सिमेट्रिक पॉइंट इन द पार्ट सी बी, तो पार्ट डिफरेंस बिटवीन द वेव्स एमिटिंग फ्रॉम टू सच पॉइंट्स ऑफ द वेव। अब मान लो यहाँ से तो अभी ये बहुत सारे सोर्सेज हो गए, मतलब वही मैं कह रहा हूँ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेज, हर पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर है। तो जब भी आप उनको ऐड करोगे, ठीक है, तो उन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस जीरो हो जाएगा कि नहीं, बताओ।
तो ये कोई भी 2 पॉइंट लो, उसकी यहाँ पे इमेज है, दोनों के बीच फेज डिफरेंस 0, और बाकी फिर कोई और भी पॉइंट लोगे उसकी भी होगी तो उनका भी फेज डिफरेंस 0। तो सारे सोर्सेज का यहाँ पर क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया कि नहीं होगा, बताइए। ठीक है, तो आप यही लिखेंगे, पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स एमिटिंग फ्रॉम एनी ऑफ टू सच पॉइंट्स of the wave front and reaching at point capital O will be 0, तो पाथ डिफरेंस 0 होगा, ठीक है ना। hence there will be maximum intensity at the point O, ठीक है ना। hence there will be maximum intensity at the point, तो इसलिए डेफिनेटली O पॉइंट पर क्या होगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी देखने को मिलेगी, and there will be maximum intensity at point O। ठीक है बेटा, इतनी बात। कोई डाउट? सबका, सारे सोर्सेज का क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। वही मैंने कहा कि डिफ्रैक्शन इज द सुपरपोजिशन की जगह मैं इंटरफेरेंस बोलना चाहूँ। डिफ्रैक्शन इज द इंटरफेरेंस ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेज। तो इस पॉइंट पर कोई भी सोर्स लोगे दो उठा के तो उनका पाथ डिफरेंस 0 है, ठीक है। सारे सोर्सेज की फेज में कोई डिफरेंस नहीं होगा, सारे वेक्टर्स ऐड किए जाएंगे तो मैक्सिमा ही निकल के आए, तो सारे एम्पलीट्यूड सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो इसलिए ओ पॉइंट पर क्या होगा, आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑब्जर्व होगी, ठीक है। तो सेंट्रल मैक्सिमा वाली कहानी सबको क्लियर है क्या? यही सब लिखा हुआ है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के बारे में, जो कुछ कुछ आपको लिख देनी है जिससे ये प्रूफ हो जाए। तो प्रूफ क्या हुआ, बहुत सिंपल हुआ, एक पॉइंट यहाँ पर आपको वैसे लिखना है, उसकी मिरर इमेज यहाँ पर भी हो, अब उनसे जो वेव्स पहुंचेगी दोनों के बीच पाथ डिफरेंस 0 होगा, तो ऐसे सारे पॉइंट ऐसे ही हो, ठीक है। तो इसलिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वहां पे, तो इसलिए वो पॉइंट पर क्या होगा, डेफिनेटली मैक्सिमम, ठीक है। वो पॉइंट पर डेफिनेटली मैक्सिमा होगा।